हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बलबन के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने बलबन के उन कार्यों के बारे में जाना जिनके माध्यम से उसने अपने राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा की और साथ ही अपने अमीरों और अधिकारियों पर नियंत्रण को स्थापित किया। आज की क्लास में हम बलबन के उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से उसने तुर्की राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और साथ ही सुल्तान के पद की जो गरिमा होती है उसकी पुनर्स्थापना की। तो उसके इन कार्यों के अंतर्गत हम मुख्य रूप से उसके राजत्व संबंधी सिद्धांत और प्रशासनिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत की, तो इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से जियाउद्दीन वर्णीकृत तारीख फिरोजशाही से मिलती है और बर्नी ने इसमें बलबन द्वारा जो अपने पुत्रों के साथ वार्तालाप किया गया था उसकी चर्चा की है और इस वार्तालाप के माध्यम से ही हमें बलबन के राजत्व संबंधी सिद्धांत के बारे में पता चलता है। तो बलबन का जो राजत्व संबंधी सिद्धांत था वो मुख्य रूप से फारसी शासकों के राजत्व संबंधी सिद्धांत पर आधारित था, क्योंकि बलबन ने हमेशा अपने निजी और प्रशासनिक कार्यों में सदैव फारस के शासकों का अनुसरण किया। बलबन ने जो अपना राजत्व संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया उसके पीछे हमें कुछ कारण नजर आते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनमें से लगभग सभी अक्षम और अयोग्य थे, तो वे अपने अमीरों और अधिकारियों की कठपुतली मात्र बन गए और शासन अब अमीर ही चलाने लगे और सुल्तान के पद का जो वैभव या प्रतिष्ठा होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और साथ ही जनता, सेना या अधिकारियों में जो अनुशासन होना चाहिए था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने राजत्व संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके राजत्व संबंधी सिद्धांत की हमें बहुत सारी विशेषताएं नजर आती हैं। जैसे उसने ये घोषणा करा दी कि जो सुल्तान होता है वो जिल्ले अल्लाह यानी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है और सुल्तान का पद नियाबत खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। सुल्तान सदैव अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है और सुल्तान ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार होता है। तो बलबन ने जो ये घोषणा कराई इसके पीछे कुछ कारण थे। वो अपने अमीर वर्ग को ये बता देना चाहता था कि जो सुल्तान का पद है वो उनके समकक्ष नहीं है बल्कि उनसे कहीं ऊंचा है और उन्हें सदैव उसका कहना मानना चाहिए और वो सुल्तान निर्माता नहीं है अमीर उसके। तो उसका जो ये राजत्व संबंधी सिद्धांत था एक तरह से अमीरों को अपने नियंत्रण में स्थापित करने हेतु ही प्रतिपादित किया था। बलबन सुल्तान के पद के लिए महान वंश का होना आवश्यक मानता था और यही वजह है कि उसने स्वयं को अफरेसियाब जैसे महान तुर्की वंश का वंशज घोषित किया था और जब भी वो अपने अमीरों के साथ वार्तालाप किया करता था तो वो इसका उल्लेख करने से नहीं चूकता था कि वो अफरेसियाब जैसे महान तुर्की वंश से ताल्लुक़ रखता है। बलबन ने निम्न वंश के लोगों से मिलना जुलना पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसने अपने सभी अमीरों और अधिकारियों के वंश क्रम की जांच कराई और जो निम्न वंश क्रम का पाया गया उसे उसके पद से हटा दिया गया, उसकी जागीरें जब्त कर ली गई और बलबन ने अधिक से अधिक एकांत में रहना प्रारंभ किया। बलबन ने शाही दावतों में जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि सुल्तान बनने से पूर्व वो अमीरों के साथ शाही दावतों में शामिल होता था, हंसी मजाक करता था, लेकिन सुल्तान बनने के पश्चात उसने इन शाही दावतों का तिरस्कार किया और साथ ही अपने दरबार में हंसी मजाक की पूरी तरह से मनाही कर दी। और बलबन सदैव राजसी वस्त्रों और उपकरणों को धारण किए रहता था और उसके दासों द्वारा भी उसे कभी इन राजसी वस्त्रों और उपकरणों के बगैर नहीं देखा गया। उसने अपने दासों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया था कि वो सदैव कीमती वस्त्रों को धारण करें। बलबन प्रत्येक सुल्तान के लिए न्यायप्रिय होना आवश्यक मानता था और अगर साधारण व्यक्ति के प्रति उसे किसी प्रकार के अन्याय की सूचना मिलती तो वो अपने बड़े से बड़े अधिकारी और सगे संबंधी को भी दंड प्रदान करने से नहीं चूकता था। जैसे अवध के गवर्नर मलिक बकबक ने जब शराब के नशे में अपने एक दास की हत्या कर दी तो बाद में बलबन ने उसका वध करवा
पिटवा दिया। इसी तरह से मलिक हैबत खान जो बदायूं का गवर्नर था, उसने मुसलमान की हत्या कर दी थी। तो बलबन ने उसे सार्वजनिक रूप से कोड़ों से पिटवाया। बलबन ने अपने दरबार में सदैव फारसी परंपराओं का अनुकरण किया और जो फारस का दरबार था वो अपने वैभव और शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। तो इसीलिए बलबन ने भी अपने दरबार में फारसी जो त्यौहार था नौरोज, उसको मनाना शुरू किया और उसने सिजदा और पैबोस जैसी फारसी परंपराओं भी अपने दरबार में लागू की। और सिजदा के अंतर्गत घुटनों के बल बैठा जाता था और पैबोस के अंतर्गत सुल्तान के पैर को चूमा जाता था। तो बलबन के दरबार में लंबे तगड़े हबशी अंगरक्षक सदैव नंगी तलवारें लिए खड़े रहते थे और बलबन अपने आप को खलीफा का नायब समझता था और सुल्तान के लिए खलीफा का आधिपत्य आवश्यक मानता था। और यही वजह थी कि उसने अपने सिक्कों में खलीफा के नाम का उल्लेख करवाया, साथ ही खुतबा में भी उसने खलीफा के नाम का उल्लेख करवाया। तो बलबन ने अपने राजत्व संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत जो कार्य किए वो हालांकि काफ़ी नाटकीय और दिखावटी लगते हैं, लेकिन उसके इन्हीं कार्यों की बदौलत ही उसने सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और पूरी तरह से वो सफल रहा। बलबन ने पहली बार केंद्रीय सैनिक विभाग का गठन किया जो कि दीवाने आरिज कहलाता था और इसका जो प्रमुख था वो आरिज मुबालिक कहलाता था और इमादुल मुल्क को बलबन ने इस पद पर नियुक्त किया और उसी के द्वारा बलबन की सेनाओं का पुनर्गठन किया गया। बलबन का निरंकुश राजत्व बगैर सैनिक सहायता के स्थापित नहीं हो सकता था, इसलिए उसने सेना के पुनर्गठन की ओर भी ध्यान दिया। उसने योग्य सैनिकों को भर्ती किया और जो अक्षम सैनिक थे उनकी जागीरें उसने वापस ले ली और उनको पेंशन दे दी गई। सक्षम जो सैनिक थे उनको उसने जागीरें तो दी, लेकिन लगान वसूली का कार्य सरकार के हाथ में ही रखा। सैनिकों को उच्च वेतन देकर संतुष्ट रखने का प्रयास किया गया। उनके प्रशिक्षण की उसने उचित व्यवस्था की और निरंतर सैनिक का अभ्यास कराए जाते थे ताकि सेना हमेशा सतर्क रहे। सैनिकों को ये सख्त हिदायत दी जाती थी कि अगर वो युद्ध में जाएं तो उनके कार्यों के द्वारा जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। तो इस तरह से सेना का पुनर्गठन बलबन द्वारा किया गया। संभवतः घोड़ों के दागने की प्रथा भी उसी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। अगर हम बात करें बलबन के प्रशासनिक कार्यों की, तो बलबन प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर अपना अधिकार रखता था और निगरानी रखता था और स्वयं अधिकारियों की नियुक्ति करता था और सूबेदारों पर भी उसका सख्त नियंत्रण था। उन्हें सूबे की हर स्थिति से बलबन को अवगत कराना पड़ता था और उसने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि वो सदैव जनता के हितों का ध्यान रखे। उसने वजीर से सैनिक और आर्थिक अधिकार छीन लिए थे। तो इस तरह से उसने प्रशासन में भी काफ़ी सुधार किए। बलबन ने अपने पदाधिकारियों, अपने अमीरों, अपनी जनता और अपने विरोधियों की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक पृथक गुप्तचर विभाग का गठन किया था जो कि दीवाने बरीद के नाम से जाना गया और इसका जो प्रमुख था वो बरीद मुमालिक कहलाता था। और इस विभाग के अंतर्गत बहुत सारे बरीद या गुप्तचर नियुक्त किए गए और उनके अच्छे वेतन की व्यवस्था बलबन द्वारा की गई। और इनका जो प्रमुख कार्य होता था वो ये था कि नगर में घूम घूम कर प्रत्येक गुप्त सूचना बलबन तक पहुंचाना और अगर कोई बरीद अपने कर्तव्य की अवहेलना करता हुआ पाया जाता तो बलबन द्वारा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। लगभग 20 वर्षों तक शासन करने के पश्चात 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और बर्नी ये लिखता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके अमीरों और मलिकों ने बहुत दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। तो हालांकि बलबन ने आतंक का सहारा लेकर अपने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया और उसने देवी अधिकारों की घोषणा की, लेकिन उसके अमीरों द्वारा उसकी मृत्यु पर जो ये शोक मनाया गया वो ये प्रकट करता है कि अमीरों को उससे बहुत अधिक प्यार था और साथ ही साथ बलबन ने सदैव जनता के हितों का ध्यान रखा। वो एक न्यायप्रिय शासक था, धर्म परायण व्यक्ति था, कुरान के नियमों का दृढ़तापूर्वक वो पालन किया करता था और वो विद्वानों का संरक्षक भी था। और मंगोलों के आक्रमण से जब मध्य एशिया के विद्वान भागकर उसके दरबार में आए तो उसने उनको संरक्षण प्रदान किया और बहुत सारे विद्वान, ज्योतिष, चिकित्सक उसके दरबार की शोभा को बढ़ाया करते थे।
अमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध विद्वान उसके दरबार को सुशोभित करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि बलबन जो था वो एक महान शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। हम ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की, उसका विस्तार किया, लेकिन बलबन द्वारा उसको स्थायित्व प्रदान किया।